प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि इन दिनों में आपको सेंटेक्स पढ़ा रहा हूं। सेंटेक्स मीन्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। और मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो बच्चे हिंदी माध्यम से समझना चाहते हैं सेंटेक्स को, वो इन वीडियोस को अवश्य देखें। एंड फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, I taught them under the topic correction of sentences, so they must read them. And for Hindi speaking students, I am teaching. तो बच्चों, प्रोनाउन के प्रयोग के भी बहुत सारे नियम होते हैं और यदि हम उन नियमों का पालन करते हैं तो अवश्य हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो सेंटेक्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने यहां पर रूल नंबर 1 लिखा है कि वर्ब टू बी के पश्चात प्रोनाउन का सदैव सब्जेक्टिव केस आता है। क्या है? वर्ब टू बी के पश्चात प्रोनाउन का सदैव सब्जेक्टिव केस प्रयोग करें या आता है। ये वर्ब टू बी क्या होता है? वर्ब टू बी, बी का मतलब है इज, आर, एम, ये प्रेजेंट में हो गया, वाज वर्ब पास्ट में हो गया और विल बी, शैल बी फ्यूचर में हो गया। ये जब बिना किसी मुख्य क्रिया के आते हैं और इट अथवा हु के पश्चात प्रयोग होते हैं तो इनका सदैव सब्जेक्टिव केस आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई, नॉट इट इज मी। हु इज ही, इट वॉज सी। हु वर दे, इट इज ही, इट विल बी यू, etc। बच्चों, ये करेक्ट सेंटेंस है। नॉट इट इज मी, इट इज मी गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। हु आर देम, इनकरेक्ट है, हु आर दे होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये पहला नियम समझ लिया होगा कि वर्ब टू बी के पश्चात प्रोनाउन का सदैव सब्जेक्टिव केस आता है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने नया मत प्रतिपादित किया है कि इट इज मी भी सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि रास्ता हमारा एक होना चाहिए और इसलिए जो परंपरानुगत नियम है एक शुद्ध वाक्य लिखने का, बोलने का, वो यही है कि वर्ब टू बी के पश्चात प्रोनाउन का सदैव सब्जेक्टिव केस प्रयोग करें। तो अब समझ लिया होगा कि ये बी का फॉर्म लिख दिया यहां पर, इज, आर, एम प्रेजेंट में, वाज वर्ब पास्ट में और विल बी, शैल बी फ्यूचर में। और क्या है? इट विल बी यू, इट इज आई, हु इज ही, इट वाज सी, हु वर दे, इट इज ही। ये करेक्ट है। और अगर इट इज मी लिखा तो इनकरेक्ट है, इट इज आई होना चाहिए। हु आर देम गलत है, हु आर देम गलत है, हु आर दे करेक्ट है। अब रूल नंबर 2, लेट के पश्चात प्रोनाउन का सदैव ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट हिम रीड, हिम आएगा। लेट देम गो, देम आएगा। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, हर आएगा। तो ये करेक्ट है। और इनकरेक्ट क्या है? लेट ही रीड, ऐसा नहीं लिखा है। नॉट लेट ही रीड अथवा लेट सी कुक द फूड, ये गलत है। क्या होगा? लेट हिम रीड, लेट हर कुक द फूड, इस तरह से। जैसा कि ऊपर के 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेट हिम रीड, लेट देम गो और लेट हर सिंग ए सॉन्ग, इस प्रकार से बच्चों। थर्ड रूल है, इंफेटिक प्रोनाउन कभी अकेला नहीं प्रयोग होता है। इंफेटिक प्रोनाउन, अब समझ ले इंफेटिक प्रोनाउन क्या होता। वर्ब से पहले जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये इंफेटिक प्रोनाउन है।
तो इनसे पहले इनका सब्जेक्टिव केस अवश्य आता है। फॉर एग्जाम्पल, योर सेल्फ मस्ट डू योर वर्क, ये इनकरेक्ट है। योर सेल्फ मस्ट डू योर वर्क, ये करेक्ट है। अर्थात योर सेल्फ कभी अकेला नहीं आएगा, योर सेल्फ से पहले इसका सब्जेक्टिव केस यू अवश्य आएगा। माई सेल्फ शैल डू माई वर्क, अर्थात आई माई सेल्फ शैल डू माई वर्क, ये सही होगा। केवल माई सेल्फ शैल डू माई वर्क इनकरेक्ट होगा। तो यहां माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस आई है, तो आई पहले आएगा तब माई सेल्फ आएगा। तो यह भी रूल समझ में आ गया होगा कि इंफेटिक प्रोनाउन कभी अकेला प्रयोग नहीं होता है, इससे पहले इसका सब्जेक्टिव केस अवश्य आता है। अब जैसे मान लीजिए मोहन हिमसेल्फ करेक्ट है, सीता हर सेल्फ करेक्ट है, बॉयज देमसेल्व्स ये करेक्ट है। इस तरीके से हम इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आपने अच्छी तरीके से यह समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब फोर्थ रूल नंबर 4, यदि वन का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है तो पॉजेसिव केस के लिए वंस का प्रयोग करते हैं, न कि हिज का। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वन का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो हम उसके लिए पॉजेसिव केस के लिए वंस का प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी नॉट हिज ड्यूटी। करेक्ट क्या है? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये गलत क्या होगा? वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये गलत होगा। रूल नंबर 5, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन एक साथ आते हैं, प्रोनाउंस एक साथ आते हैं, तो उनका क्रम 2, 3, 1 का होता है। बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस एक साथ आते हैं तो उनका क्रम 2, 3, 1 का होता है, अर्थात 231 का होता है। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। अर्थात यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यू सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। और यू के बारे में विशेष बात यह है कि जब ये प्लूरल के साथ आता है तो ये प्लूरल हो जाता है, और जब सिंगुलर के साथ आता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। यहां पर ही और आई सिंगुलर है, इसलिए यू सिंगुलर माना जाएगा। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये करेक्ट है। यदि इनमें से किसी का गैप है, सपोज मान लीजिए यहां पर थर्ड पर्सन का गैप है, तो थर्ड पर्सन गैप है तो 2, 1 का क्रम होगा, क्रम वही रहेगा, यू एंड आई आर ऑनेस्ट। इस तरीके से यदि 3 मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के एक साथ आए हैं तो फिर एक। रूल नंबर 6, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका क्रम 1, 2, 3 का होता है। बच्चों ये ध्यान देने की बात है, ये अंतर समझ लेना चाहिए कि सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो क्रम होता है 2, 3, 1 का, और जब प्लूरल नंबर के आते हैं तो 1, 2, 3 का क्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी, यू एंड दे आर प्लेयर्स, तो वी प्लूरल, यू प्लूरल और दे प्लूरल। वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, इस क्रम में हम इनको प्रयोग करते हैं। वी एंड दे लिव इन कोलकाता, तो अब यहां पर यू नहीं है तो हमने वी दे को लिखा, अर्थात फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, इस क्रम में। रूल नंबर 7, रिलेटिव प्रोनाउन को उसके सब्जेक्ट के निकट प्रयोग करते हैं। जैसे द थीफ हु स्टोल माई साइकिल इज नाउ इन प्रिजन, ये करेक्ट है।
ये इनकरेक्ट है। द थीफ स्टोल माई साइकिल हु इज नाउ इन प्रिजन। तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के निकट प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं किया है। द थीफ हु स्टोल माई साइकिल इज नाउ इन प्रिजन, ये करेक्ट है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आज से आपको सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप इनको नोटबुक पर भी उतार सकते हैं और क्रम से उनको लर्न करें। ये परीक्षा, बोर्ड परीक्षाओं और कंपटीशन सभी के लिए उपयोगी हैं। थैंक यू।